Good evening, everyone. कल के टॉपिक में किसी को डाउट है क्या? मैम नेगोशिएशन में टेक्निक्स और टैक्टिक्स में टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स एक बार बता दो, कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, पूरा टॉपिक समझ में है। नेगोशिएशन टेक्निक्स ना? यस मैम। के सो व्हिच पॉइंट? मैम आज जितने 6 पॉइंट आपने बताया तो सर छोटा सा ब्रीफ दे दीजिए क्योंकि काफ़ी मुझे कंफ्यूजन हो गई थी कि कौन किसका है, तो खाली सबका एक ब्रीफ पॉइंट बता देगा, ब्रीफ समरी। सो आई गेस फर्स्ट आर्चरिंग होना चाहिए, यही होगा, है ना? मैम ये टैक्टिक्स है, मैम टेक्निक टेक्निक्स में अलग है। ओके, आई नीड टू एक बार मुझे पॉइंट देखना पड़ेगा। वेट, पहला प्रिपेयरिंग एंड प्लानिंग है। सो प्रिपेयरिंग एंड प्लानिंग नेगोशिएशन के लिए आप एक बार पॉइंट बताते रहो। तो नेगोशिएशन के लिए आप क्या क्या प्रिपेयर करते हो? आप आपके पार्टनर्स के बैकग्राउंड, जो भी आप क्लाइंट रहेगा उसके बैकग्राउंड को आप देखोगे, राइट? रिपोर्ट्स तैयार करोगे, जो भी रिपोर्ट्स आप वहां पे उनको दिखाओगे। प्रिपेयरिंग एंड प्लानिंग में ये हो जाएगा। स्ट्रेटेजीज डिसाइड करोगे, राइट? एंड देन आ जाएगा आई गेस सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, राइट? यस मैम। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर सिंपली आपको ये डिसाइड करना रहता है कि आप किस बारे में बात करोगे, स्ट्रेटेजीज डेवलप करोगे कि आप कैसे आपके जो कन्वर्सेशन को आगे लेके जाओगे। ओके, एंड व्हाट वाज द नेक्स्ट पॉइंट? बट बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। अल्टरनेटिव एग्रीमेंट, इज दैट राइट? यस मैम। ओके, सो अल्टरनेटिव BATNA। एग्रीमेंट, हाँ, BATNA क्या होता है इसके अंदर कि बेस्ट अल्टरनेटिव आप ढूंढ के चलते हो, ठीक है? एक आपका एक ऑब्जेक्टिव रहता है, ओके? आप उस ऑब्जेक्टिव पे बात करते हो, एग्रीमेंट पे बात करते हो, लेकिन अगर वो एग्रीमेंट वो उतना नहीं हो पाए, राइट, जो आप सोच के जा रहे हो, तो आप एक अल्टरनेटिव हमेशा उसका साथ लेके जाते हो जो आपके लिए बेस्ट है। आप अलग अलग एग्रीमेंट्स को देखते हो, राइट? एम आई ऑडिबल नाउ? ओके, एम आई ऑडिबल और नॉट? ओके, ठीक है। सो बेस्ट अल्टरनेटिव क्या होता है? जो भी आपका एग्रीमेंट रहेगा जिस पे आप बात करोगे, तो टाइम को लेकर या प्रोडक्ट को लेकर अलग अलग टाइप के अल्टरनेटिव्स आप साथ लेके चलते हो, क्योंकि एक एग्रीमेंट आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो जरूरी होते हैं, राइट? सो उस चेंजेस को आप अलग अलग चेंजेस को देखते हो एंड देन यू विल डिसाइड विच वन इज द बेस्ट फॉर योर एग्रीमेंट, कि अगर आपके अकॉर्डिंग जो आप सोच के गए हो वो चीज नहीं हुई, तो आप कौन सा एक अल्टरनेटिव लेके चलोगे जो आप एग्रीमेंट के टाइम पे बात कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट। जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट क्या होता है? एक हो गया बेस्ट एग्रीमेंट, बेस्ट अल्टरनेटिव, कि आपके एग्रीमेंट के अलावा आप कौन कौन से एक अल्टरनेटिव साथ लेके चलते हो, ठीक है? जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट होता है आपका रेंज, जो आप डिसाइड करते हो प्राइस को लेकर, टाइम को लेकर और प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है? अगर आप सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हो तो इंस्टॉलेशन का टाइम होता है, ठीक है? टाइम का होता है कि कितने टाइम में प्रोडक्ट कंपनी अगली दूसरी कंपनी को देगी, ठीक है? प्राइस का होगा, तो उसका रेंज लेके चलते हो, एक मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम प्राइस रेंज क्या हो सकती है? लेट्स से 180 आपकी मिनिमम रहेगी, तो मैक्सिमम लेट्स से 220 लाख हो जाएगा, ठीक है? अब उसके बीच में आप प्राइस को एग्री करने का ट्राई करोगे, ठीक है? जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी। एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी होता है जब आप एग्रीमेंट के टाइम पर बात करते हो, ठीक है? जब आप बात करते हो तो हमने कल क्या देखा था कि हमेशा कस्टमर्स की सुनो,
और जितना ज्यादा एक हेम्बल रह सको, जितना लिसन कर सको उनको, उतना करो। सेम गोज फॉर द क्लाइंट, कि आप जब बात करते हो तो अपनी क्लाइंट की सुनो, ये देखो कि वो आपका क्लाइंट क्या चाहता है, ठीक है, जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि आपके क्लाइंट का एक बैकग्राउंड या पर्सनालिटी कैसी है, या वो क्या चाहता है, ठीक है। एम्पैथी होती है कि अगर कोई क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको आप प्रॉब्लम को समझो, ठीक है, सोल्यूशन उस अकॉर्डिंग दो कि ताकि आपका एग्रीमेंट स्मूथली हो सके। तो वो हो गया एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी। सिंपली क्लाइंट से बातचीत करो, उनकी बात सुनो और उनके प्रॉब्लम्स को समझो। नेक्स्ट, परसुएशन टेक्निक्स क्या होती है? जब आप परस्यूट करते हो, लाइक लेट्स से बहलाना, मान सकते हो, ठीक है। बहलाना कैसे होता है कि आप आपके प्रोडक्ट्स को या जो भी आपका एग्रीमेंट है उनकी बेनिफिट आप हाईलाइट करके आपके क्लाइंट्स को बताते हो, ताकि आपका क्लाइंट्स आपके एग्रीमेंट को साइन कर ले या डील को साइन कर ले। तो परसुएसिव टेक्निक्स हो जाता है कि सिंपली अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करना, बेनिफिट्स को हाईलाइट करना, जो आपका क्लाइंट आपके एग्रीमेंट से हासिल कर सकता है। ओके, इज दैट राइट? और कुछ डाउट है किसी को? ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। अगर देखो, नेक्स्ट टॉपिक भी थोड़ा सा बड़ा तो नहीं होगा, बट अगर जो केस स्टडी कल की रहेगी ना, उसको हम या तो टास्क के टाइम पे ट्रांसफर कर लेंगे। जब भी फ्राइडे या सैटरडे का आपका टास्क का रहेगा ना, तो टास्क तो हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो 15-20 मिनट केस स्टडी को भी दे देंगे, ताकि वो भी एक बार के आपका कवर हो जाए। एक बार केस स्टडी पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक? पहले इसको स्टार्ट कर दे। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा स्ट्रेटेजिक। नेक्स्ट टॉपिक आ गया स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स एंड अलायंस। अब आप हमने क्लाइंट से कैसे बात करना है, या आपके कस्टमर से कैसे बात करना है, नेगोशिएट करना है, वो हमने लास्ट क्लासेस के अंदर थोड़ा थोड़ा देख लिया था। अब पार्टनर्स की बारी आ जाती है। हमने क्या देखा था? बिजनेस डेवलपमेंट सिर्फ सेल्स का नहीं, बल्कि जो पार्टनरशिप होता है हमारी कंपनी का, उसके अंदर भी उतना ही उसका हैंड रहता है। तो अब बिजनेस डेवलपमेंट में आपका भी ये रहेगा कि आप क्लाइंट के, कस्टमर्स के साथ साथ आपके जो भी पार्टनर्स होते हैं उनको भी संभालो, या नए नए जो पार्टनर्स है वो कैसे ढूंढोगे, उसके बारे में, ठीक है। हमारा सारा कंटेंट है। नेक्स्ट आ जाएगा ओवर। सो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होता क्या है? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड अलायंस आर द कोलैबोरेशन collaborative agreement between two or more organizations to achieve mutually beneficial goals. These partnership can take various forms and serve different purposes, such as expanding market reach, sharing resources, enhancing capabilities, and driving innovation. जब आपका बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस के साथ में पार्टनरशिप में आता है, या आप न्यू पार्टनर्स इंक्लूड करते हैं, किस लिए करते हो? आप खुद के मार्केट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। लेट्स से जो फॉरेन एमएनसी कंपनीज होती है वो कोलैबोरेट करती है इंडिया की कंपनी से इंडिया के मार्केट को कैप्चर करने के लिए। क्यों करती है ऐसा? क्योंकि इंडिया के जो बिजनेसमैन रहेंगे या बिजनेस रहेंगे, उनको आइडिया रहेगा इंडिया के मार्केट का और इंडिया के कस्टमर्स का। जो भी इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करते हैं, ये हेल्प कर सकते हैं हमारी मल्टीनेशनल कंपनी से। फिर मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया के कस्टमर के अकॉर्डिंग अपनी जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है वो डेवलप करती है। इसके बदले में उन्हें प्रॉफिट मिल सकता है, शेयर मिल सकता है, ऑल डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट। मार्केट को बढ़ाने के लिए आप पार्टनरशिप करते हो, ठीक है। और आ जाता है रिसोर्स शेयरिंग। क्या होता है? रिसोर्सेस होते हैं। लेट्स से हमारी जो कंपनी है वो हार्डवेयर के अंदर वर्क करती है और कोई दूसरी कंपनी है वो सॉफ्टवेयर के अंदर वर्क करती है, तो हम दोनों ही, हमारे साइड से हार्डवेयर के रिसोर्सेस वहां जा सकते हैं, उनके साइड के सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेस हमारे पास में आ सकते हैं, ठीक है। इनहैंसिंग कैपेबिलिटीज एंड ड्राइविंग इनोवेशन। इनहैंसिंग कैपेबिलिटीज कैसे होता है कि जब आप दो कंपनी एक एग्रीमेंट के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर आती है, हमेशा ज्यादातर जो कंपनीज रहती है वही पार्टनरशिप में आता है और हम उसी को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो
दो बिजनेस रहेंगे या दो कंपनीज रहेगी, वो पार्टनरशिप में आते हैं, तो उनके जो भी ह्यूमन रिसोर्स है वो भी एक दूसरे के साथ में उनका जो एक्सपर्टीज रहेगा वो एक्सचेंज करेंगे। एक्सपर्टीज यानी कि सिंपली जहाँ जो जो भी इंसान जिस फील्ड के अंदर स्पेशलाइज्ड है वो अपने पार्टनर की कंपनी को या दूसरी कंपनी को भी सेम नॉलेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है एक दूसरे को, जिससे दोनों ही कंपनी का फायदा होता है। सिंपली पार्टनरशिप क्या होगा, एक दो कंपनी साथ में आके एग्रीमेंट करती है, म्यूचुअल एग्रीमेंट यानी कि दोनों की सहमति से म्यूचुअल एग्रीमेंट में आएंगे, जिसके अंदर वो तो मार्केट बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्ट एक्सचेंज हो सकता है, कैपेबिलिटीज इनहेंस करना हो या फिर रिसोर्सेस एक्सचेंज करने के तरीके से एक एग्रीमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ये हमने शायद पहले भी पढ़ा था जब छोटे क्लासेस के अंदर। कोई बता सकता है टाइप ऑफ पार्टनरशिप? व्हाट इज जॉइंट वेंचर? चलो मैं कर देती हूँ, ठीक है। तो टाइप ऑफ पार्टनरशिप के अंदर फर्स्ट आ जाता है जॉइंट वेंचर। व्हाट इज जॉइंट वेंचर? टू और मोर कंपनीज क्रिएट अ न्यू एंटाइटी बाय कंट्रीब्यूटिंग इक्विटी। दो कंपनी मिलकर एक तीसरी कंपनी बना देती है या तीसरी एक बिल्डिंग खड़ी कर देती है काम करने के लिए, वो क्या हो गया हमारा जॉइंट वेंचर। कैसे होगा? दोनों ही अपनी अपनी जो इक्विटी शेयर रहेंगे। आई गेस सबको इक्विटी शेयर पता है ना, व्हाट इज इक्विटी शेयर? कौन बताएगा व्हाट इज इक्विटी शेयर? सिंपली चैट में एक बार का लिख दो सो दैट आई नो कि यू नो व्हाट इज इक्विटी शेयर। काइंड ऑफ ओनरशिप मान लो, ठीक है, कि जो शेयर्स होते हैं जो कंपनी मार्केट में रिलीज करती है, जब शेयर मार्केट जिसको हम बोलते हैं, वहां पे इक्विटी शेयर भी रिलीज होती है। अगर हम इक्विटी शेयर ले लेते हैं तो हमारी एक ओनरशिप बन जाती है हमारी कंपनी की, ओनरशिप हो जाता है, वोटिंग राइट हो जाता है। तो कंपनी को क्या फायदा होता है इक्विटी शेयर का रिलीज करने का? कंपनी को फंड मिल जाता है, राइट। हाँ, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फॉर द कंपनी। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर क्या करते हैं, इक्विटी शेयर्स दोनों कंपनी अपनी एक दूसरी कंपनी एक नई कंपनी बनाते हैं और दोनों ही अपना इक्विटी का शेयर उस कंपनी के अंदर लगाते हैं। वो क्या हो गया? जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर का एग्जांपल हम मान सकते हैं सोनी एंड हुलू। ये दोनों ही कंपनी एक दो अलग अलग कंपनी से मिलकर बनती है, ठीक है। एक तीसरी कंपनी जब आप खड़ी कर देते हो तब जॉइंट वेंचर। ठीक। इक्विटी अलायंस क्या होता है? इक्विटी अलायंस, वन कंपनी बाइज अ स्टेक इन अनदर, कि एक कंपनी शेयर खरीद लेती है दूसरे कंपनी के। जॉइंट वेंचर, दोनों कंपनी के साइड से शेयर आते हैं एक तीसरी कंपनी के अंदर जो वो मिलकर खड़ी करते हैं। ठीक है। इक्विटी अलायंस होता है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लेती है। आपने शार्क टैंक देखा है? शार्क टैंक के अंदर वो क्यों 50% इक्विटी 15% इक्विटी मांगते हैं? वो हो गया हमारा इक्विटी अलायंस का, कि वो अपना एक्सपर्टाइज इस कंपनी को देंगे जो शार्क टैंक के अंदर आता है, बदले में वो उस कंपनी के इक्विटी शेयर ले लेंगे। ठीक है, वो क्या हो गया? इक्विटी अलायंस। ठीक, जॉइंट वेंचर एंड इक्विटी अलायंस समझ में आया? राइट, एकदम सिंपल सिंपल पॉइंट में देखे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये बहुत थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाता है इसलिए। फिर आ जाता है नॉन इक्विटी शेयर। नॉन इक्विटी शेयर, no equity exchange collaboration is based on the contract and agreement. Example, licensing agreement, supply agreement, distribution agreement. कोई किसी जो शेयर का है ना, कुछ एक्सचेंज नहीं होता नॉन इक्विटी अलायंस के अंदर। सिंपली आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप रॉ मटेरियल्स मंगवा सकते हो, रिसोर्सेज एक्सचेंज कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्सेज भी एक्सचेंज कर सकते हो, कुछ भी प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, वो क्या हो गया? नॉन इक्विटी अलायंस। बिना किसी इक्विटी या शेयर के आप एक एग्रीमेंट साइन करते हो तब। उसके बाद आ गया कंसोर्टिया। कंसोर्टिया
मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन केम टुगेदर टू वर्क ऑन अ लार्ज प्रोजेक्ट। कंसोर्टिया के अंदर बहुत सारी अलग अलग कंपनी एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए साथ में आती है, ठीक है। मल्टीपल होता है, एक दो नहीं होती है। तो जो गवर्नमेंट के लेट्स से रिसर्च हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्च हो जाते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो जाता है। लेट्स से अभी एआई आया, तो एआई किसी एक कंपनी ने थोड़ी ना निकाला है मार्केट के अंदर, बहुत सारी कंपनी मिलके रिसर्च करती है एआई पे, एंड देन वो एक फाइनल प्रोडक्ट एआई मार्केट में लॉन्च करते हैं। फिर उस एआई का यूज करके अपनी कंपनी अपने अपने हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं। वो क्या हो गया, कंसोर्टिया। बहुत सारी कंपनी मिलकर एक रिसर्च प्रोग्राम के अंदर या एक प्रोजेक्ट के अंदर पार्टनरशिप में आती है और उस पर काम करती है, ठीक है। वापस सुन लो, नॉन अलायंस इक्विटी हो जाता है, नॉन इक्विटी अलायंस हो जाता है बिना किसी शेयर के, कुछ इक्विटी ना देके सिंपली एक एग्रीमेंट पे आप साइन करते हो और आप पार्टनरशिप में आ जाते हो। कंसोर्टिया में बहुत सारी कंपनी आ जाती है, नॉन इक्विटी में सिर्फ एक या दो होती है, ठीक है, एक दो तीन तक होती है। कंसोर्टिया में पूरा लेट्स से इंडस्ट्री आ जाती है उस एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, उसका फील्ड का फर्क पड़ता है, ठीक है। लास्ट आ जाएगा फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी होती है कि एक जो कंपनी रहेगी वो लेट्स से ब्रांड रहेगा, वो उसी दूसरे बिजनेस को बोल देगा कि आप हमारे ब्रांड के अंडर काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स जानते हो आप, तो मैकडोनल्ड्स एक फ्रेंचाइजिंग का एग्जाम्पल है कि मैकडोनल्ड्स का एक मदर कंपनी वो तो अमेरिका के अंदर है, ठीक है, लेकिन उसके अलग अलग लोग उनकी फ्रेंचाइजीज ले लेते हैं और खोल देते हैं। बदले में क्या होता है, कुछ परसेंट का जो प्रॉफिट रहेगा, शेयर रहेगा, वो मदर कंपनी के पास में रहेगा, बाकी का प्रॉफिट ये फ्रेंचाइजीज यूज करते हैं, ठीक है। सिंपल हो गया। वापस टाइप ऑफ पार्टनरशिप में जॉइंट वेंचर के अंदर इक्विटी शेयर किया जाता है, ठीक है, दो कंपनी आती है और एक तीसरी कंपनी के अंदर अपने इक्विटी शेयर लगाती है। इक्विटी अलायंस के अंदर एक कंपनी दूसरी कंपनी की इक्विटी खरीद लेती है। नॉन इक्विटी अलायंस के अंदर बिना किसी इक्विटी शेयर के इंक्लूड करे सिंपली एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होता है और वो पार्टनरशिप में आ जाते हैं। कंसोर्टिया के अंदर मल्टीपल जो कंपनीज रहती है वो एक प्रोजेक्ट पे या रिसर्च वर्क पे काम करने के लिए साथ में पार्टनरशिप में आते हैं। फ्रेंचाइजिंग के अंदर एक मदर कंपनी रहेगी जो दूसरी कंपनी को या बिजनेस को बोल सकती है कि आप हमारा ब्रांड का नाम यूज करके अपना एक बिजनेस खोल लो। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, ये क्या हो गए फ्रेंचाइजिंग के एग्जाम्पल, ठीक है। टाइप ऑफ पार्टनरशिप समझ में आया सबको? ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अलायंस। क्या क्या हमें बेनिफिट होता है अगर हम किसी पार्टनरशिप में आते हैं? तो फर्स्ट आ जाता है मार्केट एक्सपेंशन, एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड कस्टमर बेस, लोकल पार्टनर प्रोवाइड इनसाइट एंड रिड्यूस एंट्री बैरियर। जो भी एमएनसी होती है या मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, फोर्थ पॉइंट ना, व्हाट वाज द फोर्थ पॉइंट, कंसोर्टिया। कंसोर्टिया यानी कि बहुत सारी कंपनीज होती है, वो मिलकर एक रिसर्च के प्रोजेक्ट पे या कोई एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए आती है, ठीक है। जो भी हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलप होती है ना मार्केट के अंदर, जैसे ही एआई का टेक्नोलॉजी आया, ये कोई एक कंपनी नहीं निकालती है, बहुत सारी कंपनी मिलकर इस पे रिसर्च करती है, फिर कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आती है। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का एग्जाम्पल कंसोर्टिया के अंदर आ जाएगा। आया सृष्टि? ओके, ठीक है। अब बेनिफिट क्या होता है, मार्केट एक्सपेंशन, एक मार्केट जो है वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ेगा? हमने मल्टीनेशनल कंपनीज का एग्जांपल लिया। अब मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है, जो हमारी लोकल कंपनीज रहती है उनके साथ में पार्टनरशिप में आती है। अगर हमें किसी पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करना है, हमने इंडिया का एग्जाम्पल लिया, तो जो भी मल्टीनेशनल कंपनी रहेगी उनको इंडिया के बिजनेसमैन के साथ में, यस हार्दिक, जॉइंट वेंचर्स के अंदर क्या होता है, इक्विटी शेयर इंक्लूडेड रहता है उसके अंदर,
ठीक है। इक्विटी शेयर रहेगा कि हमारे से हमने 10% 20% इक्विटी शेयर हमारे साइड से गया, 10% 20% शेयर दूसरी कंपनी की साइड से गया, और एक 50% की इक्विटी के अंदर हमने एक नई कंपनी खड़ी कर दी। एक नई कंपनी ही आप बना रहे हो, ठीक है। और कंसोर्टिया के अंदर एक हम रिसर्च पे वर्क करते हैं, पार्टनरशिप में आते हैं, उसमें इक्विटी एक्सचेंज नहीं होता है, सिंपली रिसर्च पर्पस के लिए ही वो चीज की जाती है। ओके, ठीक है। तो मार्केट एक्सपेंशन में मल्टीनेशनल कंपनीज को अगर हमारे इंडिया में काम करने के लिए आना होगा तो उन्हें टाई अप करना पड़ता है हमारे इंडियन के बिजनेसेस से। क्यों करने पड़ते हैं? इंडियन के बिजनेस में जो काम करने वाले हैं उनको पता है इंडिया का मार्केट कैसा है, इंडिया के कस्टमर कैसे हैं। तो क्या होता है, कुछ बैरियर्स होते हैं, कुछ रुकावटें होती हैं, उसको वो चीज हटा देते हैं। ठीक है, वो क्या हो गया? मार्केट एक्सपेंशन। इसी का एक एग्जाम्पल है, आई गेस स्टारबक का एग्जाम्पल है, मुझे एक बार आप क्लियर कर लेना। सो स्टारबक शायद ऑस्ट्रेलिया में या कोई कंट्री के अंदर चला नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपना जो टेस्ट है ना वो मल्टीनेशनल ही रखा था, वो एक कंट्री के अकॉर्डिंग बदला नहीं था शायद। ठीक, सो उन्होंने क्या करा कि सेम टेस्ट जो अमेरिका में लोग पीते हैं वही सेम टेस्ट का अगर कॉफी आप दूसरी कंट्री में दोगे तो लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस उस कंपनी को हुआ था। तो इस चीज को बचने के लिए कि हाँ हमारे मार्केट रिसर्च अगर हमने ढंग से नहीं करी है तो हम किसी से टाई अप करके भी उस मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। तो मार्केट एक्सपेंशन हमारा एक बेनिफिट हो गया। ठीक है। Competitive advantage. What is competitive advantage? Enhance market position and competitive edge, strengthen brand and reputation through strategic collaboration. एक competitive advantage क्या रहता है कि आपने किस टाइप के बिजनेस के साथ में टाई अप करा है, वो आपके कंपटीटर को कैसे हटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चले, अभी रिलायंस ले लो, ठीक है। रिलायंस हमारा एक इंडिया का ही ब्रांड है, राइट। अब रिलायंस के साथ में एक रिलायंस हमारा इंडिया का जायंट है एक्चुअली के अंदर, बहुत ज्यादा मतलब उसका मार्केट एरिया बहुत ऐसे डोमिनेटिंग है। अगर उसके साथ में कोई कंपनी आती है तो श्योरली वो बहुत एक बड़ा मार्केट आसानी से कैप्चर कर सकती है। वही वैसी ही दूसरी कंपनी अगर दूसरे रिलायंस के अलावा किसी और बिजनेस के साथ में टाई अप करती है तो वो इतना ज्यादा कैप्चर या नहीं कर पाती है मार्केट को, क्योंकि रिलायंस अपने आप में ही एक डोमिनेटिंग ब्रांड है इंडिया के अंदर। तो आप किस हिसाब से पार्टनरशिप करते हो, किससे पार्टनरशिप करते हो, बहुत फर्क देता है कि आपके कंपटीटर्स उस मार्केट के अंदर आपको compete कर सकते हैं या है। तो कंपिटिटिव एडवांटेज यानी कि अगर आप आपके हिसाब से अगर आप बेस्ट पार्टनरशिप के अंदर आगे हो, बेस्ट बिजनेस के साथ में पार्टनरशिप में आगे हो, तो वो बहुत हेल्प कर देता है आपके कंपटीटर्स को उस मार्केट से हटाने में। ओके, रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग सिंपली pooling of resourcing like technology, knowledge and infrastructure, cost saving and efficiency improvement. टेक्नोलॉजी होती है अगर दो बिजनेस पार्टनरशिप में आते हैं, राइट, तो अलग अलग बिजनेस ने अलग अलग टेक्नोलॉजी रिसोर्सेस बना रखे हैं। ठीक है, किसी के पास में क्या एडवांटेज है तो किसी के पास में क्या एडवांटेज है। हो सकता है एक कंपनी के सॉफ्टवेयर एडवांटेजेस, हार्डवेयर एडवांटेज बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरी कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स का एडवांटेज बहुत है कि उनके ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत ही ऐसे एक्सपर्ट है और बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी में एडप्ट कर सकते हैं। तो अगर वो ऐसी दो कंपनी जिनके अंदर थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन दूसरी कंपनी में जो उसका प्रॉब्लम है वही उसका फायदा बन जाता है, वो एक रिलेशनशिप में एक पार्टनरशिप में आ जाते हैं, तो आपस में रिसोर्स भी वो एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, जिससे एफिशिएंसी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। देखो टाइम के साथ में बिजनेस चेंज होगा, ठीक है, बट कितना पैसा लगा के या कितना जल्दी आप चेंज हो सकते हो उस पर फर्क करता है। अगर आप खुद से चेंज होना चाहते हो, खुद से एक एडवांस टेक्नोलॉजी पे जाना चाहते हो, तो बहुत सारे ट्रायल एंड एरर होंगे और बहुत ज्यादा आपका पैसा लगेगा। वही अगर आप एक पार्टनर एक बिजनेस के साथ में टाई अप करते हो जिसका ऑलरेडी वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी में वर्क कर रहा है, तो बहुत ही आसानी से आपको एग्जैक्टली वही बताएगा कि जिससे आप उस टेक्नोलॉजी को हासिल कर सको। तो वो क्या हो गया, रिसोर्स शेयरिंग का एडवांटेज कि पैसा नहीं लगता, बहुत इफिशिएंटली आप काम करना स्टार्ट कर देते। रिस्क मिटिगेशन, sharing the financial risk and uncertainties, diversification of investment and operational risk.
अगर आप प्रॉफिट शेयर करते हो बिजनेस के साथ में तो आप रिस्क भी तो शेयर करोगे, तो आप पे अकेले पे बर्डन नहीं रहता, कुछ रिस्क रहेगा, कुछ लॉसेस रहेंगे, तो आपकी कंपनी अकेले ही उनको नहीं हैंडल करेगी, आपके साथ में पार्टनर की जो कंपनी रहेगी वो भी हैंडल करेगी, जिसपे आपके ऊपर जो बर्डन है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो रिस्क मिटिगेशन सिंपली फाइनेंशियल रिस्क या लॉसेस को शेयर कर सकते हैं प्रॉफिट के साथ में। प्रॉफिट तो शेयर करेंगे तो रिस्क भी तो शेयर करेंगे। इसकी वजह से हमारी जो कंपनी है वो बहुत इजीली वर्क करना वापस स्टार्ट कर देती है। इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, joint research and development efforts lead to innovative products and services access to complementary skills and technology. रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लेट्स से आप एक जने होकर किसी पे काम करते हो, लेकिन आपके साथ में कोई एक और जना आके उसी प्रोजेक्ट पे काम करे, तो उसका माइंडसेट या उसका दिमाग अलग चलेगा आपसे, राइट? सेम गोस फॉर बिजनेसेस की, बिजनेस के जो माइंड रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। तो लेट्स से कुछ सी चीज में आप अटक रहे हो या कोई चीज आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है कि वो जो चीज है वो आपके पार्टनर्स को क्लियर कर सके या उसको रन कर सके। तो वो क्या हो गया, इनोवेटिव एंड डेवलपमेंट, कि आप मिलकर अलग अलग इनोवेशन डेवलपमेंट कर सकते हो बिना किसी कॉस्ट के। ओके, वापस सुन लो क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सिंपली मार्केट एक्सपेंशन होता है, आप अलग अलग मार्केट को टैप कर सकते हो पार्टनरशिप में आके। कंपटीटर का एडवांटेज रहता है, अगर आप किसी के साथ में पार्टनरशिप में आते हो तो आपके पास में रिसोर्सेस मार्केट ऑलरेडी रहेंगे बजाय आपके कंपटीटर्स के। रिसोर्स शेयरिंग, आपस में आप एक दूसरे के साथ में रिसोर्सेस और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है वो। रिस्क मिटिगेशन, प्रॉफिट अगर आप शेयर करते हो तो दोनों ही कंपनी रिस्क और फाइनेंशियल लॉसेस भी शेयर करेगी, जिससे एक कंपनी पे बर्डन कम हो जाता है। इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, अगर मिलकर आप किसी पे काम करते हो तो आप नई नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन डेवलप कर सकते हो। बेनिफिट क्लियर हुआ? सबको? मुझे सबके रिएक्शन चाहिए, ऐसे नहीं कि आप कुछ करो ना मैं आगे चलूं और आपको कुछ आइडिया नहीं हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ओके, फाइन, ठीक है। अब अगर हमारे पास में बेनिफिट है तो हमारे पास में प्रॉब्लम्स भी आती है, डिपेंड करता है आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास में चैलेंजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर कल्चरल डिफरेंस। Misagreements in corporate culture can lead to conflict and misunderstanding. Effective communication and mutual respect are essential. कल्चरल डिफरेंस क्या होता है, उनके माइंडसेट का डिफरेंस अगर आप मान के चलो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो और ये आपकी जो कंपनी, जो आपके पार्टनरशिप में कंपनी है, वो एक अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। ठीक है, तो उसमें कल्चरल डिफरेंस क्या आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो कंपनी रहेगी वो प्रोडक्शन के अंदर, रॉ मटेरियल के अंदर डील करती है, और जो आपकी पार्टनरशिप की कंपनी रहेगी वो शायद टेक्नोलॉजी के अंदर या आईटी सेक्टर के अंदर डील करती है। तो दोनों का माइंडसेट अलग अलग चीजों को लेकर बहुत ही डिफरेंट रहेगा। आप अलग टाइप के मार्केट को लेकर चलोगे और वो हो सकता है अलग मार्केट को लेकर चले। तो आपका माइंडसेट अगर सेम नहीं होगा तो प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, कोई कैसे बैकग्राउंड से आता है, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट होने का जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाता है, लड़ाई होने के चांसेस बहुत बढ़ जाता है। उसको संभालने के लिए आप कितने अच्छे से बात कर पाते हो, कितने अच्छे से आइडियाज आप एक्सचेंज कर पाते हो, उस पर डिपेंड करता है कि जो आपके जो भी डिसएग्रीमेंट है वो कम से कम। ठीक है, कल्चरल डिफरेंस यानी कि आपके बैकग्राउंड से, आप कहाँ से आते हो, या आपका जो माइंडसेट है वो अलग हो सकता है आपके पार्टनर से, बिजनेसेस से। तो लड़ाई होना पॉसिबल होता है, उसको कम करने के लिए आप कम्युनिकेट करते हो अपने आइडियाज को या इंफॉर्मेशन को, तो ही आप आसानी से बिजनेस कर सकते हो। Misaligned objective. Partners may have different goals and expectation. Clear agreement and regular review help to align the objectives. Misalign क्या होता है, हो सकता है आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव अलग हो और आपके पार्टनर्स के या बिजनेस के लिए ऑब्जेक्टिव अलग हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो पार्टनरशिप फर्म रहेगा वो प्रॉफिट
में ज्यादा बिलीव करता है रादर देन द प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी। आपकी जो फर्म रहेगी वो प्रॉफिट को इतना नहीं देखती, वो प्रोडक्ट को या क्वांटिटी को, जो भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन है उन पे ज्यादा ध्यान देती है। तो हमारा माइंडसेट और हमारे ऑब्जेक्टिव दोनों ही क्या होते हैं, चेंज हो गए उसके अंदर। उनको प्रॉफिट इंक्रीज करना है और आपको आपका प्रोडक्शन लेवल, प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज करना है। तो ऑब्वियसली अगर ऑब्जेक्टिव अलग अलग रहेंगे तो प्रॉब्लम्स अराइज होगी। उसको आप कैसे क्लियर करोगे, जब आप एग्रीमेंट साइन करोगे तो क्लियर करो कि आप इस एग्रीमेंट से क्या चाहते हो, या आप इस पार्टनरशिप से क्या चाहते हो, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। एंड ये ट्राई करो जानने का उनका क्या ऑब्जेक्टिव है आपके साथ में पार्टनरशिप में आने का। आप पहले सारी चीजें क्लियर करके रखोगे तो ही ये सारी चीजें मिनिमम हो सकती है। ठीक है, मिस अलाइन ऑब्जेक्टिव यानी कि अलग अलग ऑब्जेक्टिव या गोल्स आपके माइंड के अंदर हो सकते हैं जिससे लड़ाई होना पॉसिबल है। ट्रस्ट इशू, ट्रस्ट इशू यानी कि lack of trust and can hinder the collaboration and information sharing. Building trust requires transparency, reliability and consistent behavior. ट्रस्ट इशू कैसे अराइज हो सकता है कि ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को मिसयूज करने में। ठीक, कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन होती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, बहुत क्रूशियल होती है उसके लिए। अगर वो किसी ऐसे के पास में चली जाए जो उसका गलत इस्तेमाल करे तो कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो कंपनी कभी कभी हेजिटेट करती है अच्छे से किसी भी इंफॉर्मेशन को बताने के लिए। कंपनी के पास में इंफॉर्मेशन है, ट्रेनिंग देने का सारा प्रोसेस है, लेकिन वो उतना ज्यादा शेयर नहीं कर पाती है उस ट्रस्ट इशू की वजह से, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने इनको कुछ बताया तो हो सकता है हमारी इस इंफॉर्मेशन का कुछ मिसयूज हो और कंपनी का नुकसान हो। तो वो क्या हो गया, ट्रस्ट इशू है। ट्रस्ट इशू के लिए आप पहले ही सारी चीजें एग्री करके रखते हो कि क्या क्या इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली आपकी कंपनी उनको बताएगी। जरूरी नहीं कि आपकी कंपनी सारी इंफॉर्मेशन बताए, जो जरूरी है या जिस पर आप एग्री हुए हो एग्रीमेंट के टाइम पे, बस वही चीज आप उनके साथ में शेयर करो। ठीक है, जिससे आपकी कंपनी भी ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयरिंग से बच सकता है और उनके पास में भी वही रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आएगी जिसके वजह से वो इस एग्रीमेंट के अंदर आए। Integration problem. What is integration problem? Difficulties in integrating processing system and culture. Effective planning and change management are crucial. Integration problem होता है adaptation. ठीक है, हो सकता है कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज को, रिसोर्सेज को अडेप्ट करने में कंपनी को टाइम लगी या वो कंफर्टेबल ना हो पाए हमारी पार्टनरशिप। ठीक है, दो कंपनी अगर साथ में पार्टनरशिप में आती है तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होता है ह्यूमन रिसोर्स का। हो सकता है आपकी टीम उस दूसरी कंपनी की टीम के साथ में ज्यादा मिलजुल कर नहीं रह पा रही है, वो अडेप्ट नहीं कर पा रही है, तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से जो कंपनी है वो अडेप्ट नहीं कर पाती है नई चेंजेस से जो दूसरी कंपनी उस कंपनी में लाती है। क्या, कैसे हम उस चीज को सही कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग करके या प्रॉपर मैनेज करके हमारी सारी चीजों को, हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दे, जो भी टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, ठीक है, अच्छे से सबका इंट्रोडक्शन रहे ताकि कोलैबोरेशन बना रहे सबके साथ में, उस चीज को देखना जरूरी होता है। कंट्रोल एंड गवर्नेंस, balancing control and decision making power between the partners, well defined governance structure, conflict resolution mechanism are needed. कंट्रोल एंड गवर्नेंस क्या होता है, हो सकता है कि जितना रिक्वायर्ड नहीं हो, आपकी जो पार्टनर फर्म रहेगी वो शायद आपकी डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा शामिल हो। ठीक है, इवन तो आप पार्टनरशिप में हो, फॉर एग्जाम्पल आप 50-40 के पार्टनरशिप के अंदर आ गए, तो 50% डिसीजन अगर आपका है, यानी कि एंड डिसीजन सिर्फ आपका होगा, कोई दूसरा उस डिसीजन के अंदर इंटरफेयर ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी होता है कि आप जब एग्रीमेंट के अंदर आते हो तो आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, क्योंकि दूसरी फर्म भी आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर इंक्लूड होना चाहती है उस एग्रीमेंट के चलते। तो उस चीज को क्या कर सकते हैं, पहले से क्लियर कर सकते हैं कि किस लिमिट तक आप लिमिट सेट करते हो, किस लिमिट तक वो कंपनी हमारे कंपनी का डिसीजन मेकिंग पावर यूज कर सकती है। अगर उससे आगे कंपनी ट्राई करेगी तो आगे जो भी प्रॉब्लम होगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसका वो देखना पड़ता है। ठीक है, तो कंट्रोल एंड गवर्नेंस यानी कि
सिंपली कंपनी एक लिमिट सेट करती है, उस लिमिट के अंदर अंदर ही आप डिसीजन मेकिंग आपके पार्टनर के फर्म के ले सकते हो, उससे ऊपर जाओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो चैलेंजेस क्या क्या होते हैं वापस सुन लो। कल्चर डिफरेंस, किस बैकग्राउंड से लोग हैं, कल्चर कैसा है वहां का, माइंडसेट कैसा है लोगों का, अगर वो डिफरेंट रहेगा तो लोगों में कोलैबोरेशन नहीं होगा और कंपनी के अंदर एक लड़ाई या कन्फ्लिक्ट हो सकता है। मिसअलाइंड ऑब्जेक्टिव, दोनों कंपनी के माइंडसेट अलग हो सकते हैं, गोल्स अलग हो सकते हैं, जैसा कि हमने एग्जांपल देखा था प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट का। तो अगर गोल अलग अलग रहेंगे तो कोलैबोरेशन नहीं रहेगा, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट होना जरूर पॉसिबल हो जाता है। ट्रस्ट इश्यू होते हैं कि आप एक लिमिट तक ही इंफॉर्मेशन दूसरी कंपनी के पास में ट्रांसफर कर सकते हो, अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन आप ट्रांसफर करते हो तो हो सकता है कि आपकी कंपनी को उससे नुकसान रहे। तो ट्रस्ट इश्यू क्या हो जाता है कि आप ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर पाते हो। इंटीग्रेशन प्रॉब्लम होता है कि आपकी कंपनी जो न्यू चेंजेस आपकी पार्टनरशिप की कंपनी ला रही है उसको अडेप्ट ना कर पाए टाइमली, आपकी जो भी टीम है वो अडेप्ट ना कर पाए, उसको सही करने के लिए आप प्रॉपर ट्रेनिंग लो तो आसानी से जो आपकी कंपनी है वो नए नए चेंजेस को अडेप्ट कर सकती है। कंट्रोल एंड गवर्नेंस, लिमिट सेट करना होता जरूरी हो जाता है। अगर आप लिमिट सेट नहीं करते हो आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर तो हो सकता है आपकी पार्टनरशिप फर्म उस चीज का अब्यूज करे और आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर एक रुकावट पैदा करे। ओके, चैलेंजेस आ गए सबको। अब आ जाता है स्टेप टू आइडेंटिफाई पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी। आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके फर्म को एक्चुअल में पार्टनर का नीड है या नहीं है, या आप कैसे कैसे पार्टनर्स को फाइंड कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, फर्स्ट आ जाएगा डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव, क्लियरली आर्टिकुलेट द गोल यू एम टू अचीव थ्रू पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल marketing expansion, innovation, cost reduction. Ensure these goals align with your overall business strategy. आप पहले ये चीज देखते हो कि हमारी बिजनेस का गोल क्या है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आपको मार्केट बढ़ाना है या आपको प्रॉफिट इंक्रीज करना है या कुछ नया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कुछ आपके कंपनी के अंदर या मार्केट के अंदर आपको इंट्रोड्यूस करना है, तो उसका एक पूरा आप गोल सेट करते हो, रिपोर्ट तैयार करते हो। क्या हो गया, डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स। रिपोर्ट तैयार करोगे, आप सारी चीजें लिखोगे कि क्या नीड है हमारी कंपनी को, क्या चीज हमें चाहिए अगर हम एक पार्टनरशिप के अंदर आते हैं तो। ठीक है, उसके बाद आएगा कंडक्ट मार्केट एनालिसिस, एनालाइज मार्केट ट्रेंड एंड आइडेंटिफाई गैप्स एंड अपॉर्चुनिटीज वेयर अ पार्टनरशिप कुड प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव एज। लुक फॉर इंडस्ट्रीज और सेक्टर दैट कॉम्प्लीमेंट योर बिजनेस। उसके बाद आ जाता है मार्केट रिसर्च, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, फिर आप ये चीज डिसाइड करते हो कि मार्केट में ऐसा क्या नया है जो शायद आपके जो न्यू पार्टनर्स रहेंगे उसके अंदर वो आपको हेल्प कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो सकता है, ट्रेंड हो सकता है, फैशन का ट्रेंड हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज जो मार्केट के अंदर नीड में है और आपकी कंपनी के पास नहीं है, तो वो चीज आपका पार्टनर आपकी कंपनी के अंदर ला सके। ठीक है, फिर आप स्टार्ट करते हो ढूंढना, तो आप ऐसे फर्म ढूंढते हो जो आपके ऑब्जेक्टिव और आपके मार्केट अलायंस के साथ में फिट बैठता है। आपका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे मार्केट बढ़ाना है, फिर आपने मार्केट एनालाइज करा तो मार्केट कैसे बढ़ेगा, मार्केट के अंदर अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लेकर आओगे तो आपका जो मार्केट है वो अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप उस अकॉर्डिंग फिर क्या करोगे, अलग अलग इंडस्ट्रीज को या बिजनेसेस को फाइंड करना स्टार्ट करते हो जो उस कैटेगरी के अंदर फिट बैठता है। ठीक है, देन आ जाता है एसेस इंटरनल कैपेबिलिटीज। इंटरनल कैपेबिलिटीज यानी कि कंपनी खुद क्या प्रोवाइड कर सकती है, कंपनी खुद क्या दे सकती है आपकी उस पार्टनर को। ठीक है, so evaluate your organization strength, weakness and resource gap. Identify area where a partnership could enhance your capabilities or address deficiency. फिर अब आप देखते हो आपकी कंपनी
के अंदर ऐसा क्या है जो आपका जो पार्टनर है वो आके चेंज कर सकता है, उसको और ज्यादा एनहांस कर सकता है। अगर आप स्ट्रेंथ को फाइंड करते हो तो वही स्ट्रेंथ आप आपके एग्रीमेंट में पार्टनर को दे सकते हो कि हाँ हमारी कंपनी की ये स्ट्रेंथ है और ये स्ट्रेंथ हम आपकी कंपनी को दे सकते हैं। आप गैप्स फाइंड करते हो आपकी कंपनी में, क्या चीज प्रॉब्लम है जो अगर कोई पार्टनर आता है तो वो उस गैप को फिल कर सके। ठीक है, एसेस इंटरनल ऑब्जेक्टिव्स। वापस सुन लो, पहला ऑब्जेक्ट डिफाइन करोगे आप, क्या गोल है, क्यों पार्टनरशिप में आना चाहते हो उसका। ठीक है, फिर मार्केट का रिसर्च करोगी कि मार्केट में क्या डिमांड है और कोई पार्टनर आता है तो वो कितना आपके साथ हेल्प कर सकता है आपके गोल को अचीव करने के लिए। फिर इंटरनल कैपेबिलिटीज, खुद की कंपनी को आप देखते हो कि आपकी कंपनी क्या उस पार्टनरशिप के अंदर प्रोवाइड कर सकती है। आपकी कंपनी का जो भी स्ट्रेंथ रहेगा वो आप पार्टनर्स को दोगे, या अगर कुछ वीकनेस है या गैप्स है जो आप चाहते हो कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ में आए तो वो गैप को फिल आउट कर सके। ठीक है, ये 3 पॉइंट आए। ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है आइडेंटिफाई पोटेंशियल पार्टनर्स। फिर आप पार्टनर्स ढूंढना स्टार्ट करते हो। कैसे स्टार्ट करोगे? रिसर्च कंपनीज दैट हैव कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट सर्विसेज और टेक्नोलॉजी। लुक फॉर ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर टारगेट मार्केट टू दोस दैट ऑपरेट इन एडजेसेंट इंडस्ट्री। फिर आप अलग अलग बिजनेसेस को या इंडस्ट्री को फाइंड करना स्टार्ट करते हो जो आपकी पार्टनरशिप के अंदर फिट बैठता है। मैंने जैसा कि बोला था, क्या हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि आपने जो गोल सेट करा है या आपका जो मोटिव है, क्या उसी मोटिव के साथ में कोई दूसरी कंपनी भी है जो पार्टनरशिप ढूंढ रही है या जिसके साथ में आप पार्टनरशिप के अंदर आ सकते हो। फिर आप रिसर्च करना उस पर स्टार्ट करते हो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ढूंढोगे, पहले अपने आसपास के एरिया के अंदर देखते हो आप। ठीक है, आपके मार्केट के अंदर, करंट मार्केट के अंदर ऐसे कोई है क्या जो आपके कंपनी के साथ में मिलकर उस पार्टनरशिप के अंदर आ सके और उनका भी सेम ही गोल रहे। तो आप एरिया वाइज भी ढूंढना स्टार्ट करते हो, आपके आसपास या आपकी सेम ही इंडस्ट्री से जो कोई कंपनी बिलोंग करती है। वो क्या होता है, पार्टनरशिप के अंदर कई बार कंपिटिटर्स भी एग्रीमेंट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या, तो आप कंपिटिटर्स को भी माइंड में लेके चलते हो कि हो सकता है आपका कंपिटिटर आपके साथ में एग्रीमेंट पे आना चाहता हो। ठीक है, तो आइडेंटिफाई पार्टनर्स ढूंढना स्टार्ट करते हो। ऐसे पार्टनर्स या ऐसी इंडस्ट्रीज आप मार्केट में ढूंढते हो जो आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ में फिट बैठता है, या जो आप चाहते हो कि ये चीज हमें पार्टनर्स के अंदर चाहिए और वो चीज उस कंपनी में फिट बैठ रही है, या फिर वो अलाइन है आपके साथ में आपके गोल के लेकर। ठीक है, leverage and network event, industry events. Attend industry conference, trade shows, networking events to meet potential partners. Use professional network, industry association, online platform to identify, connect with potential partners. अब आप पहले तो ढूंढना स्टार्ट करा आपने, फिर आपको पता चल गया कि हाँ हमें अभी ये इस टाइप के जो पार्टनर्स है या इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज है वो हमें हमारे पार्टनरशिप के अंदर चाहिए। फिर आप उनको कनेक्ट करना स्टार्ट करते हो। कनेक्ट कैसे करोगे? मैंने बताया था, कॉर्पोरेट के अंदर अलग अलग टाइप में इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं इन्हीं सब चीजों को लेकर, कि आप खुद से इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हो पार्टनरशिप को डेवलपमेंट के लेकर, या किसी दूसरी कंपनी ने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करा है जहां पे आप आपके पोटेंशियल पार्टनर्स से मिल सकते हो। ठीक है, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जांपल लिंक्डइन हो गया एंड ऑल। ठीक है, आप सिंपली जाके सर्च करो वहां पे कि किस टाइप की फर्म जो आपको चाहिए। ठीक है, वहां जाके आप उनके लोगों की इंफॉर्मेशन निकालो कि कौन है जो आपके साथ में कनेक्ट होके बात कर सकता है। फिर जब आपकी इंफॉर्मेशन निकल जाती है तो उनके साथ में कनेक्ट करके आप आपकी पार्टनरशिप का डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आ गया एनालाइज कंपिटिटर partnership. Study your competitor partnership and alliance to understand the industry trend and identify potential partner. Look for the opportunity where you can differentiate your partnership strategy. देखो, हो सकता है आपका भी कंपिटिटर है जो एक शायद एक पार्टनरशिप के अंदर है। आप आपके कंपिटिटर को देखकर भी डिसाइड कर सकते हो कि हमें किस टाइप के पार्टनर्स चाहिए होंगे या हमें कैसे कैसे पार्टनर्स को टारगेट करना है।
ठीक है। तो तभी मैं बोलती हूँ कि हमेशा कंपटीटर्स पे नजर रखो कि आपका कंपटीटर क्या कर रहा है। अगर आपका कंपटीटर एक पार्टनरशिप में आया है जो आपकी गोल के साथ में फिट बैठ रहा है, तो आप भी उस टाइप की इंडस्ट्री या उस टाइप के तरीके से एक दूसरी कंपनी के साथ में पार्टनरशिप में आ सकती हो, या फिर जिस फर्म के साथ में आपका कंपटीटर आया है आप उसी फर्म के साथ कांटेक्ट करके खुद भी पार्टनरशिप में आने का ट्राई कर सकते हो। ये कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स होती है जो बहुत जरूरी भी होती है और डर्टी भी होती है, लेकिन एक मार्केट में सर्वाइव करने के लिए जरूरी भी होती है। ठीक है। देन आ जाता है डेटा एनालिसिस। यूटिलाइज analytics to identify market opportunity and potential partners. Use platform like LinkedIn, Crunchbase, industry specific database to research, evaluate potential partners. सिंपली टेक्नोलॉजी का आप यूज कर सकते हो, इंडस्ट्रीज का मतलब जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनका आप यूज करके भी आपकी पोटेंशियल पार्टनर्स को ढूंढ सकते हो। ठीक है, मतलब ट्राई एग्जांपल्स है कि आप कहाँ कहाँ पे आपके पार्टनर्स ढूंढ सकते हो। ठीक है, वापस सुन लो। आइडेंटिफाई पोटेंशियल पार्टनर, पहले आप देखोगे कि आपके पार्टनर्स कौन है, किस टाइप की फर्म है, उसका पूरा एक रिपोर्ट बनाते हो। फिर आप कैसे कैसे आपके पार्टनर्स को कनेक्ट कर सकते हो, नेटवर्क इवेंट में जा सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप उनको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर खुद के जो कॉम्पिटिटर्स है उनको आप देख सकते हो कि वो किसी पार्टनरशिप में है तो वो किस टाइप की इंडस्ट्री के साथ में पार्टनरशिप में है, या वो कैसे पार्टनरशिप के अंदर आए। आप उनके जो भी उनकी जो पार्टनरशिप फर्म रहेगी आप उनको टारगेट कर सकते हो, या उनकी जैसी फर्म को टारगेट कर सकते हो आपके गोल के अकॉर्डिंग। डेटा एनालाइज हो जाएगा, टेक्नोलॉजी एंड डेटा एनालाइज हो जाएगा। आपकी जो करंट टेक्नोलॉजी है उसको आप यूज करके भी आपके पोटेंशियल पार्टनर्स को ढूंढ सकते। ठीक है, आए ये 4 पॉइंट। ठीक है, अब एवेल्यूटिंग पोटेंशियल पार्टनर्स। एवेल्यूटिंग यानी कि आप चेक करते हो कि क्या कैसे आपके जो पार्टनर्स है वो फिट बैठेंगे आपके कंपनी के अकॉर्डिंग या आपके गोल के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिंपली चेक करना। ओके, सो फर्स्ट आ जाएगा स्ट्रेटेजिक फिट। assess how well the potential partner goal value vision aligns with yours। आपका जो पोटेंशियल पार्टनर है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने एक पार्टनर को ढूंढ लिया और आप उसके अब बात करने के फेज के अंदर हो कि आप कनेक्ट कर चुके हो और आप बात करने के फेज के अंदर आ गए हो, एग्रीमेंट नहीं, सिंपली बात करने के फेज पे। ठीक है, तो उसके बाद आप अपने पार्टनर्स को जज करोगे कि क्या वो पार्टनर हमारे लिए सही है या नहीं। तो स्ट्रेटेजिक फिट के अंदर आ जाएगा कि जो भी उस पार्टनर के गोल है या विजन है वो क्या हमारे गोल या विजन के साथ में फिट बैठ पा रहा है या नहीं। ठीक है, हो सकता है उसका विजन या गोल अलग हो, आपका अलग हो, उसके लिए भी आपको प्रॉपर कन्वर्सेशन करना जरूरी होता है। एवेल्यूएट द स्ट्रेटेजीज अलाइनमेंट इन टर्म्स ऑफ मार्केट, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजिकल फिट। मार्केट के रिगार्डिंग, टेक्नोलॉजिकल रिगार्डिंग या प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप बात कर सकते हो, जज कर सकते हो कि क्या हमारे लिए वो पार्टनर सही रहेगा पार्टनरशिप में आने के लिए या नहीं। आप टेक्नोलॉजी को लेकर आप जज करते हो तो ये देख सकते हो कि आप हाँ उसके पास इनको जैसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी फर्म को चाहिए या नहीं। मार्केट का पूरा शेयर कितना है उसके पास में जो हम इंक्लूड करें तो हमें कितना प्रॉफिट होगा उससे। ठीक है, टेक्नोलॉजी करो, इंफॉर्मेशन उसके पास में क्या क्या हो सकती है जिसकी वजह से हमारी कंपनी भी आगे बढ़ सके। तो इन सब चीजों को आप जज करते हो आपके पार्टनर्स के लिए। कैपेबिलिटी एंड रिसोर्सेज। एवेल्यूएट द पोटेंशियल पार्टनर रिसोर्सेज, कैपेबिलिटी एंड एक्सपर्टाइज। क्या क्या रिसोर्स है आपके पार्टनर्स के पास में उसको आप चेक करते हो। ठीक है, अब रिसोर्स कैसे भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स भी हो सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट वो आपकी कंपनी में कर सकता है। ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है जिसको हम एक्सपर्टाइज में बोलते हैं कि कितने एक्सपर्ट या प्रोफेशनल लोग हैं उसकी कंपनी में जो हमारे स्टाफ को हेल्प कर सकता है। या फिर जो भी प्रोडक्ट के रिसोर्सेज होते हैं जो आपके प्रोडक्शन के अंदर हेल्प कर सकते हैं। कंसीडर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल स्टेबिलिटी एंड मार्केट रीच। सेम जैसा हमने बात करी थी क्या क्या रिसोर्सेज है उसके पास में जो आपकी कंपनी उससे फायदा उठा सकती है। Reputation and track record. Research the potential partners' reputation in the industry and their track record in the previous partnership.
Look for reviews, testimonial, case studies that highlight their performance and reliability. आपके पार्टनर का रेपुटेशन कैसा है उस पर बहुत फर्क पड़ता है आपका जो कंपनी रहेगी वो कैसे वर्क करेगी। ठीक है, अगर आपने ऐसी इंडस्ट्री के साथ में पार्टनरशिप में आए जो शायद मार्केट में जिसका रेपुटेशन अच्छा ना हो, ठीक है, गुडविल अच्छा ना हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो जैसे ही आपकी पार्टनरशिप की जो न्यूज रहेगी वो मार्केट के अंदर आएगी तो आपके कंपनी को भी नुकसान हो सकता है, आपकी कंपनी को भी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि आप ऐसी कंपनी के साथ रिलेशन पार्टनरशिप के अंदर आए हो। ठीक है, तो रेपुटेशन चेक करना भी हमारे लिए जरूरी है। कैसे कर सकते हो आप? अगर वो उनकी कुछ ऐसे पार्टनर्स है, उनके जो कुछ पार्टनर्स है जो शायद पहले वो किसी पार्टनरशिप में रहे हो, उनसे जाकर आप बात कर सकते हो। एग्जाम्पल ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हो, केस स्टडीज चेक कर सकते हो कि क्या उन्होंने कितना काम करा था और कितना अच्छा वो इस किसी कंपनी के लिए रहे थे या नहीं रहे थे। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या होता है, टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है, तो हमेशा थोड़े थोड़े सालों में वो चेंज होती रहती है, डिपेंड ऑन द कंपनीज को। तो आप पहले की जो भी उनकी पार्टनरशिप के एग्रीमेंट है उनको भी आप चेक कर सकते हो अगर आपको देखना है कि ये हमारे लिए सही है या। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा कल्चरल कैपेबिलिटी। असेस द कल्चरल फिट बिटवीन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड पोटेंशियल पार्टनर्स। फैक्टर्स लाइक मैनेजमेंट स्टाइल, कम्युनिकेशन प्रैक्टिस एंड कॉर्पोरेट वैल्यू। कल्चर कैसा है, ठीक है, आपकी और आपके पार्टनर्स की फर्म का, वो आप चेक कर सकते हो। क्या क्या चीजें चेक करनी रहती है? बैकग्राउंड हो गया, ठीक है, मैनेजमेंट का स्टाइल कैसा है, आपका स्टाइल अलग होगा, उनका स्टाइल अलग होगा, या फिर कम्युनिकेशन कैसे करते हैं वो लोग, राइट। और जो भी कॉर्पोरेट के अंदर जो भी पॉलिसीज वो रन करते हैं अपनी कंपनी के अंदर, क्या वही पॉलिसीज आपकी कंपनी के लिए फिट बैठेगी या नहीं, आप उसको चेक करते हो। मैंने क्या प्रॉब्लम दिखाया था चैलेंजेस के अंदर, अगर कल्चरल कंपैटिबिलिटी नहीं रहती है, अगर उनका बैकग्राउंड सेम नहीं रह रहा, माइंडसेट सेम नहीं है, कुछ काम करने का तरीका सेम नहीं है, तो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होती है कंपनी के अंदर। उसको रोकने के लिए आप पहले ही उनका कल्चर कैपेबिलिटी चेक करते हो कि उनका जो कल्चर रहेगा वो हमारी कंपनी के लिए फिट बैठेगा या नहीं। रिस्क असेसमेंट। Identify potential risk associated with partnership, including financial, operation and reputational risk. क्या क्या चीजें रिस्क हो सकती है? आप प्रॉफिट तो सोच के चलते हो तभी आप पार्टनर्स ढूंढते हो, लेकिन उसके साथ में आप रिस्क भी दिमाग में लेके चलो कि अगर हमारा कुछ प्रॉब्लम होता है तो कैसी कैसी रिस्क ये पार्टनर हमारे लिए ला सकता है। मैंने क्या बोला था? प्रॉफिट अगर आप शेयर करोगे तो रिस्क भी आप शेयर करोगे। आपके रिस्क वो शेयर करेगा तो उनकी रिस्क आपको भी शेयर करनी रहेगी। इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है। ठीक है, रिस्क में कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, ऑपरेशनल रिस्क जो भी प्रोडक्शन का पूरा होता है वो ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है, रेपुटेशन का भी रिस्क हो सकता है। अगर कुछ प्रॉब्लम है उस कंपनी के रेपुटेशन के अंदर तो वो आपकी कंपनी को भी अफेक्ट करेगा। डेवलप स्ट्रेटेजीज टू मिगेट दिस रिस्क। अलग अलग आप स्ट्रेटेजीज डिफाइन कर सकते हो, कुछ भी जैसे जिससे जो रिस्क है वो आपके लिए मिनिमम हो जाए। ठीक है, वापस सुन लो क्या क्या चीजें हम चेक करते हैं। फर्स्ट, स्ट्रेटेजिक फिट, यानी कि जो गोल है आपका, क्या वो गोल आपके पार्टनर्स के अंदर है या नहीं, जो वैल्यू आप रख रहे हो उस पार्टनरशिप के अंदर क्या वही वैल्यू आपका पार्टनर में है या नहीं, उसको चेक करना। कंपैटिबिलिटी एंड रिसोर्सेज, किस टाइप के रिसोर्सेज है, क्या वो रिसोर्सेज हमारे कंपनी के काम आएंगे या नहीं आएंगे, उनको चेक करना। रेपुटेशन चेक करना, रेपुटेशन एंड ट्रैक रिकॉर्ड के अंदर कि क्या उनका कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा कुछ प्रोडक्ट को लेके, किसी चीज को लेकर। तो अगर आप पार्टनरशिप में आते हो तो रेपुटेशन का भी आप पे फर्क पड़ता है। कल्चर कैपेबिलिटी, किस टाइप का कल्चर है उस कंपनी में, कैसे वो काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड कैसा है लोगों का, उसका फर्क पड़ता है। क्या हमारी कंपनी उस चीज पे अडेप्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। रिस्क असेसमेंट हो जाएगा, किस टाइप के रिस्क आपका पार्टनर आपके लिए ला सकता है, उसको आप पहले ही चेक करके रखते हो और उसको कम करने के लिए आप अलग अलग स्ट्रेटेजीज डेवलप करते हो। ठीक है, एवेल्यूटिंग आ गया।
लास्ट है मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक अलायंस, कि आप आपके जो भी अलायंसेस है उसको कैसे मैनेज करते हो। हमने देख लिया बेनिफिट क्या होता है, चैलेंज क्या होता है और आप कैसे चेक करोगे। लेकिन जब आप किसी एग्रीमेंट के अंदर आ जाते हो तो जरूरी नहीं चीजें वैसी हो जैसा आप सोच के चलते हो, मैनेज करना पड़ता है, अलग अलग चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हम कैसे मैनेज करेंगे हमारे पार्टनर्स को? फर्स्ट आ जाएगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी बहुत जरूरी है अगर आप किसी भी एग्रीमेंट के अंदर आते हो, ठीक है। सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए दोनों साइड से। कैसे कैसे आप कम्युनिकेशन को बढ़ा सकते हो दोनों साइड से? रेगुलर मीटिंग शेड्यूल रेगुलर मीटिंग्स टू डिस्कस प्रोग्रेस, एड्रेस इशू एंड प्लान नेक्स्ट स्टेप। हमेशा हर थोड़े थोड़े दिनों के अंदर आप मीटिंग लेते हो, ठीक है, जिसके अंदर प्रोग्रेस क्या है, काम कैसा चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम आई है तो उसका सोल्यूशन कैसे करना है, ये सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। ओपन चैनल, मेंटेन ओपन चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर कंटिन्यूअस एंड ट्रांसपेरेंट डायलॉग। ओपन चैनल्स क्या हो सकते हैं कि जैसे आप काम कर रहे हो, ठीक है, काम करते करते भी आप इतना ज्यादा लत से उनको फ्री रख रहे हो, या इतना मतलब कुछ स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि हैंड टू हैंड कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो उन्होंने एग्जैक्टली आपको आके बता दिया कि सर कोई प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे, और जल्दी जल्दी आपने उनका बैठ के सोल्यूशन भी निकाल दिया जिसकी वजह से काम में कोई रुकावट। ओपन चैनल्स यानी कि सिंपली ट्रांसपेरेंसी रखनी होती है किसी भी इंफॉर्मेशन की कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना होने की लिए। Feedback mechanism, implement a feedback mechanism to capture and address concern for both parties. फीडबैक यानी कि कैसे कैसे काम कर रहे हो, ठीक है। जैसा कि मैं आपसे पूछती हूँ रहती हूँ कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। आप कैसे आइडिया मिलेगा आपको समझ में आया नहीं आया, राइट। कुछ प्रॉब्लम आती है, आप कुछ डाउट लेकर आते हो तो मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि मैं उसको क्लियर करूँ। तो ये क्या हो गया, एक फीडबैक मैकेनिज्म हो गया कि आपका रिएक्शन कैसा रहा जब मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट करा, ठीक है। पर कैसा पढ़ा रही हूँ, आपको डाउट कैसे क्लियर कर रही हूँ, तो उसमें फीडबैक आते हैं। आप कुछ बोलोगे कि मैम चलो ये चीज चेंज करो, ये चीज नहीं होनी चाहिए, या जो भी कुछ भी पढ़ाने का स्टाइल या कुछ भी, तो मैं उस पर काम करूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये क्या हो गया, एक फीडबैक मैकेनिज्म हो गया कि आप एक दूसरे को फीडबैक देते हो किसी भी चीज को चेंज करने के लिए, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ क्लियर? उसके बाद आ गया रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी कि जो भी आपकी टीम रहेगी वो काम करते, ठीक है। कोई भी दो कंपनी अगर एक पार्टनरशिप में आती है तो अलग अलग टीम्स रहेगी दोनों कंपनी के अंदर, वो लोग मिलकर एक किसी प्रोजेक्ट पे या कोई भी प्रोडक्ट पे काम करेंगे, ठीक है। तो वो क्या है, उनका एक रिलेशनशिप और उनका कोलैबोरेशन तो मेंटेन होना जरूरी होता है। तो वो हो गया रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब उसमें कैसे कैसे आप लोग कर सकते हो? फर्स्ट, ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन। फोस्टर अ कल्चर ऑफ ट्रस्ट, कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अगर दो लोग साथ में आ रहे हो, दोनों ही अनजान है एक दूसरे के साथ में, तो आप ऐसा कल्चर डेवलप करो जिससे दोनों ही आसानी से अडेप्ट कर सकते हैं जो भी नए चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर, राइट। कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए दोनों के माइंड के अंदर दूसरे को लेकर। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमेशा जरूरी रहती है अगर आप कॉर्पोरेट के अंदर जाते हो तो, ठीक है। आपका मैनेजर या आपका बॉस भी आपसे डिसरेस्पेक्टफुल होके बात नहीं कर सकता है। आप वो एक कॉर्पोरेट कल्चर मान लो उसको, या एक कुछ भी मान लो, उसके अगेंस्ट चला जाता है, ठीक है। हम बहुत ज्यादा ऐसे देखते हैं कि जो कॉर्पोरेट के मैनेजर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ऐसे एग्रेसिव होते हैं और बहुत ढंग से बात नहीं करते आपके एम्प्लॉयज के साथ में। बहुत गलत है। उनके खिलाफ आप एक्शन भी ले सकते हो, कंप्लेन भी कर सकते हो कंपनी को, और कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा उस चीज को चेक करना और चेंज करना, ठीक है। तो बॉस भी रहेगा ना आपका, उस कंपनी का ऑनर भी, तो भी आपसे रिस्पेक्टफुली ही वो बात करेगा, इवन इफ यू आर द ऑन द लोअर लेवल, ठीक है। तो वो क्या म्यूचुअल रिस्पेक्ट है कि डजेंट मैटर आप कहाँ से आए हो, रिस्पेक्ट सबकी वहां होती है, ओके। conflict resolution, establish a clear conflict resolution mechanism to address and resolve disagreement promptly। देखो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, अलग अलग लोग आते हैं अलग अलग माइंडसेट के साथ में, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, लड़ाई क्रिएट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको आप कैसे टैकल कर रहे हो वो भी जरूरी होता है। सिंपली क्या होता है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है कि लत से आपको और आप
जो भी आपके पार्टनर रहेंगे या जो भी आपके साथ में काम कर रहा है, आपका दोनों का माइंडसेट या काम करने का तरीका अलग है। आप एक दूसरे से डिससेटिस्फाई हो, आप सिंपली जाके मैनेजमेंट पे जाके ये चीज बोल सकते हो कि सर मेरा माइंडसेट ऐसा है, मैं ऐसे काम करता हूँ, ये ऐसा काम करता है और हमें जो काम है जो हमारा प्रॉपर नहीं हो पा रहा। फिर वहां पे प्रॉपर डिस्कशन होता है, एक चीज निकाली जाती है कि कैसे दोनों ही लोग कंफर्टेबल होकर एक दूसरे के साथ में काम कर सकते हैं। तो वैसे आप मेजर आपको डेवलप करने रहते हैं आपके कंपनी के अकॉर्डिंग। कल्चरल सेंसिटिविटी, be aware and sensitive to cultural difference that may affect the partnership। हमेशा याद रखो कोई भी चीज कंप्लीटली चेंज नहीं होती है। अगर आपके और आपके पार्टनर फर्म के अंदर कुछ कल्चर का डिफरेंस है तो उस चीज को थोड़ा थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, थोड़ा कोलैबोरेट करते हो, सो दैट थोड़ा स्मूथली चले। कभी कभी होता है कि कल्चर डिफरेंस की वजह से टीम्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती है, काम के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको भी आपको ढंग से हैंडल करना आना चाहिए। मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन, मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन यानी कि आप हमेशा चीजें चेक करते रहते हो कि कैसे आपका काम और आपके जो भी एम्प्लॉयज है काम कर रहे हैं। तो ट्रैक प्रोग्रेस, यूज द एग्रीड अपॉन KPI टू ट्रैक द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एनालाइज। KPI क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के अंदर प्रॉफिट के बारे में आ जाता है, रिपोर्ट्स आ जाती है, प्रोडक्शन से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड, ठीक है। तो KPIs होती है, अलग अलग टाइप की रिपोर्ट रेडी रहती है किसी भी कंपनी के अंदर। उनको आप रेगुलरली चेक करते करते आपका जो भी काम है कंपनी का उसको आप ट्रैक करते हो, ठीक है। Regular reviews, conduct a regular performance review to evaluate success of a partnership, make necessary adjustment. रेगुलर परफॉर्मेंस चेक करते हो, किसकी परफॉर्मेंस चेक होगी? आपके एम्प्लॉयज की, रिसोर्सेज की, राइट। कैसे वर्क हो रहा है, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है, खराब है, आप उस अकॉर्डिंग आपके जो भी टारगेट्स रहेंगे, गोल्स रहेंगे, आप एडजस्ट करते हो। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, हर चीज को कंटिन्यू इंप्रूव करना जरूरी रहता है, जिससे जो काम है बहुत स्मूथली आगे होता रहता है, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन, इन तीनों में से किसी को कोई भी डाउट? ये तीनों पॉइंट क्लियर है? मैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप एंड मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन पूरा पूरा पॉइंट बोल रही हूँ मैं। पूरे पूरे पॉइंट में कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्लियर? ओके, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि allocated resources ensure that the adequate resources are allocated to support the alliances, share information, share relevant information and resources to facilitate the collaboration and achieve common goals. रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि आप कैसे कैसे रिसोर्स एक्सचेंज करते हो। मैंने क्या बोला था, पार्टनरशिप में रिसोर्सेज एक्सचेंज किए जाते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है। वो आपको ध्यान में रखना होता है कि आप किस लिमिट तक उसको एक्सचेंज कर रहे हो, जिससे जो आपका जो काम है वो स्मूथली होता रहे, ठीक है। ऐसा भी नहीं हो कि आप इंफॉर्मेशन तो एक्सचेंज कर ही नहीं रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके हिसाब से काम हो जाए, वो चीज पॉसिबल नहीं है। आपको एक लिमिट तक आपके रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन पार्टनर्स को देने रहेगी, वहां से भी एक लिमिट तक और एक रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन आपकी कंपनी में आएगी। सारी चीजें जब ट्रांसपेरेंट रहेगी, सब लोगों को सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, तो ही ज्यादा काम है वो एक गोल के अंदर हो सकता है, ठीक है। अडेप्टिंग टू चेंज, flexibility, be prepared to adapt the terms of the alliance as a market condition and business needs. Innovation, encourage innovation, explore new opportunities that can enhance the value of the partnership. कैसे आप अडेप्ट करोगे, आपके जो भी पार्टनरशिप नए नए जो भी टेक्नोलॉजीज लेकर आए हैं वो कैसे होगा? सिंपली फ्लेक्सिबल रहेगी कि अगर वो कुछ नया ला रहे हैं तो उसको अच्छे से जानो, परखो, अंडरस्टैंड करो और ये देखो कि क्या ये हमारी पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के तहत फिट बैठ रहा है या नहीं, ठीक है। इनोवेशन करो, अलग अलग अगर दोनों साइड से रिसोर्सेज आ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज आती है, इंफॉर्मेशन आता है, तो आप एक नया इनोवेशन, नया डेवलपमेंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाएगा एग्जिट स्ट्रेटजी। व्हाट इज एग्जिट स्ट्रेटजी? क्लियरली डिफाइन द टर्म एंड कंडीशन अंडर व्हिच एन अलायंस कैन बी डिसॉल्व।
एक लिमिट आप सेट करते हो कि किस हद तक जो आपकी पार्टनरशिप है वो आपके पार्टनर्स बने रहेंगे। जैसे ही वो लिमिट क्रॉस रहेगी आप आपकी पार्टनरशिप तोड़ सकते हो, कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, उस चीज का आप पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करते हो कि कैसा कैसा क्या क्या चीज होती है, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, रिस्क से रिलेटेड भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपके पार्टनर्स को दे दी एंड आपका एक एग्जिट स्ट्रेटेजी था या आपका एक लिमिट था कि ये आपसे कहीं और नहीं जानी चाहिए, तो थोड़े टाइम बाद में आपको ये पता पड़ता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो वहां से दूसरे पार्टनर से रिलीज हो गई या किसी और के पास चली गई है, तो आप उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकते हो। ठीक है, अलायंस तो टूटेगी वो तो चीज होगी, आप पार्टनरशिप तोड़ सकते हो, एक्शन ले सकते हो, जो भी आपका नुकसान हुआ उनका भरपाई के लिए आपको पेमेंट भी मिल सकता है। तो ये चीज आप पहले से ही डिसाइड करके रखते हो कि आपकी लिमिट क्या होनी चाहिए, कि किस हद तक आप आपका जो पार्टनरशिप है वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, transaction plan, develop a transaction plan to ensure a smooth exit if an alliance need to be terminated। अलग अलग टाइप के आप प्लान डेवलप कर सकते हो। ठीक है, कि कैसे कैसे प्लान है या कैसे कैसे लिमिट्स है जो हमें सेट करके रखनी है, जिससे आसानी से हम जो हमारे पार्टनरशिप है उनसे हम लोग हट सकते हैं। ठीक है, सिंपली मैंने बोला था जो आप लिमिट्स डिसाइड करते हो वही। Preserve relationship, aim to preserve a positive relationship even after the alliance end as a future opportunity may arise। एज लॉन्ग एज कुछ ज्यादा एडवर्स ना हो आपके बीच में, आपके बिजनेस पार्टनर्स के बीच में, ट्राई यही करो कि हम आसानी से जो भी हमारा अलायंस है वो रिजॉल्व करें, ताकि अगर आगे भी जरूरत पड़े तो हम वापस पार्टनरशिप में आ सकते। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी लिमिट्स क्या है और आप किस हद तक आपका जो पार्टनरशिप है वो आप चला सकते हो उस। ठीक है, क्लियर है ये तीनों? रिसोर्स मैनेजमेंट वापस सुन लो। रिसोर्स मैनेजमेंट होता है कि आप अपनी साइड से कौन से रिसोर्स दे रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, उसको कैसे आप दोगे, कितना दोगे। ठीक है, वहां से कितना इंफॉर्मेशन आ रहा है, रिसोर्स आ रहा है, और उस पर फिर आप कैसे अडेप्ट करोगे न्यू रिसोर्सेस के साथ में और फिर काम करोगे। ठीक है, अडेप्टिंग टू चेंज, चेंज कैसे होगा जब हमारे पास में न्यू रिसोर्सेस, एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजीज आती है, तो आप कंपनी कैसे चेंज कर सकती है उसके अकॉर्डिंग। फ्लेक्सिबल रहो आप। ठीक है, जो भी आपके पास में इंफॉर्मेशन आ रही है उसको अंडरस्टैंड करो। ठीक है, सारी चीजों का यूज करो, जो भी अलग अलग रिसोर्सेज या एक्सपर्टाइज आई है उसको यूज करके न्यू न्यू चीजें आप डेवलप कर सकते हो, इनोवेट कर सकते हो। एग्जिट स्टोरी होती है, लिमिट आप सेट करते हो कि क्या लिमिट रहेगी आपकी पार्टनरशिप की और किस हद तक। आप टाइमलाइन भी डिसाइड कर सकते हो कि लेट्स से 5 साल तक हमें पार्टनरशिप में रहना है, तो आप 5 साल तक पार्टनरशिप में रहकर भी रिजॉल्व कर सकते हो, कोई आपको कुछ नहीं बोले। ठीक है, तो एग्जिट स्ट्रेटेजी होती है कि आप लिमिट सेट करोगे, टाइम सेट कर सकते हो, जिससे स्मूथली दोनों ही पार्टनर्स उस पार्टनरशिप से हट सके। पॉजिटिव चीज रखोगे, पॉजिटिव चीजें ही मेंटेन करोगे, ताकि अगर फ्यूचर के अंदर नीड हो तो आप वापस भी पार्टनरशिप के अंदर आ सको। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आए सबको? सिर्फ 2 ही जनों को आया और किसी को नहीं आया? ठीक है, आई नो हो गया, अभी थोड़ा ज्यादा हो गया, 10 मिनट का ब्रेक ले लो फिर केस स्टडी करते हैं। ठीक, कुछ भी डाउट हो पूरे सेशन के अंदर तो पूछ सकते हैं। अभी 13 हुआ है, 23 तक वापस आ जाओ। डन।
आगे सारे स्टार्ट करें। Okay. केस स्टडी है टेक इनोवेटर अलायंस। बैकग्राउंड है टेक इनोवेटर अलायंस इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन टू कंपनीज, Nextech Solution and Future Vision Technologies. The alliance was formed to combine Nextech expertise in software development with a future vision cutting-edge hardware capabilities to create a revolutionary smart home system. The partnership aimed to capitalize on growing smart home market by developing an integrated system that enhance convenience, security, energy efficiency for consumer. टेक इनोवेटर अलायंस है। ओके, सो ये उनके पार्टनरशिप का नाम है। सो नेक्सटेक एंड फ्यूचर विजन दोनों ही एक एग्रीमेंट के अंदर आए। ठीक है, नेक्सटेक जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए फेमस है, फ्यूचर विजन हार्डवेयर के लिए बहुत फेमस है। अब ये दोनों पार्टनरशिप में आए, क्यों आए? ताकि वो एक होम सिस्टम होता है उसको वो इम्प्लीमेंट कर सके, उसको डेवलप कर सके। स्मार्ट होम सिस्टम क्या होता है कि आप घर पे जाओ तो आप आसानी से एक वॉइस के अंदर आप आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है उनको ऑन कर सकते हो। ठीक है, या दूर बैठे बैठे भी मोबाइल फोन की हेल्प से आप आपके जो होम के अंदर क्या अप्लायंसेस वर्क कर रहा है, लाइटिंग कैसे वर्क कर रही है, उनको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो एक स्मार्ट होम सिस्टम वो होता है, उसको डेवलप करने के लिए ही ये लोग अपने एग्रीमेंट के अंदर आए। ठीक है, अब इनका एम क्या है कि ये जो मार्केट है वो नया मार्केट है, ज्यादा स्मार्ट होम डेवलपमेंट के इतने ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो उस मार्केट को कैप्चर करने के लिए आए हैं ये लोग, एंड उसके अंदर डेवलपमेंट के अंदर इनका फोकस रहेगा कि जो कन्वीनियंस रहता है, सिक्योरिटी रहती है, वो घर की मैक्सिमम। सो अब कौन बताएगा कि किस टाइप का अलायंस है, किस टाइप का पार्टनरशिप है? Consortium. Joint venture. Yeah. I cannot hear you. Can you please repeat? Consortia is something they do for research purpose. Okay? They are actually producing something. वो कुछ product develop कर रहे हैं. Okay? तो joint venture is a better version. Consortia में multiple आ जाता है. Let's say 10-15 कंपनीज आ जाती है, 7-8 कंपनीज आ जाती है, तो वो कंसोर्टिया का नंबर रहता है। जॉइंट वेंचर के अंदर यहाँ पे लिखा है टेक इनोवेटर अलायंस। ये क्या है? एक अलग सी कंपनी है जो उन्होंने सेटअप करी है इस होम सिस्टम को बनाने के लिए। ठीक है, तो दो लोग आए और उन्होंने कंपनी सेट करी, वो हो गया जॉइंट वेंचर। ओके, कंसोर्टिया बहुत ज्यादा कंपनीज आ जाती है। okay? ठीक है, तो एक बार का बैकग्राउंड समझ में आया। अब क्या क्या एग्रीमेंट है, क्या क्या हाईलाइट है इस पार्टनरशिप के अंदर। तो फर्स्ट आ जाएगा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो नेक्स्ट टेक रहेगा वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, व्हाइल द फ्यूचर विजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डवेयर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट टेक सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा, फ्यूचर विजन हार्डवेयर डेवलप करेगा। हमने देखा था ये दोनों ही अपनी अपनी फील्ड के अंदर प्रोफेशनल है इसलिए। ठीक है, रिसोर्स का कंट्रीब्यूशन कैसे रहेगा? बोथ कंपनीज एग्री टू शेयर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इक्वली एंड कंट्रीब्यूट देयर रेस्पेक्टिव टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज। जो भी इनका फाइनेंशियल स्टेटस रहेगा, जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये दोनों इक्वल लेवल पर ही करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियली तो इक्वल है, और जो भी इनकी टेक्नोलॉजी रहेगी वो एक दूसरे के साथ में ये एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर यानी कि मतलब गवर्नेंस कैसे रहेगा? A joint steering committee was established to oversee the project with representative with the both company. एक कमिटी उन्होंने बनाई जिसके अंदर दोनों ही कंपनी के प्रोफेशनल्स या जो भी ओनर्स रहेंगे वो रहेंगे, और जो भी डिसीजन होगा उस कंपनी के डेवलपमेंट को लेकर या प्रोडक्ट को डेवलपमेंट को लेकर वो ये कमिटी ही डिसाइड करेगी। ठीक है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, परफॉर्मेंस कैसे ये टारगेट करेंगे? जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, उन्होंने अलग अलग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट करे हैं, एंड
जो भी माइलस्टोन होता है, कितना काम हुआ है मार्केटिंग के अंदर या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर, जो भी पहले प्रोटोटाइप आया होगा, कि जो भी सैंपल्स आए होंगे उनको टेस्ट करना एंड ऑल, ये सब इन्होंने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के अंदर इंक्लूड करा। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ, 5 मिनट, 5 ले लो, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, एक बार का पढ़ लो फिर एक बार का स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ओके, पढ़ लिया सबने? सबने पढ़ा ना? ओके, केस स्टडी आते सब भाग क्यों जाते हैं? सिर्फ 4 ही लोग बचे हैं, सीरियसली इतने ही लोग सीरियस है बस? गॉड, चलो ठीक है, अब प्लीज आप मत भागना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ही है, आप भी समझोगे। ओके, ठीक है, केस स्टडी हमने देख लिया था, अब आएगा कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो, इनका बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक है, पार्टनरशिप करते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ? फर्स्ट, रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन में क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ था? नेस्टेक क्लेम दैट फ्यूचर विजन वाज नॉट एलोकेटिंग इनफ रिसोर्सेज टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन, causing delays in the hardware development. Future Vision, on the other hand, argued that Nestec software development was behind schedule and was the primary cause of for the delays. ठीक है, तो जो फ्यूचर विजन था, नेस्टेक जो सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोफेशनल था, उन्होंने ये क्लेम करा कि फ्यूचर विजन रिसोर्स को ढंग से एलोकेट नहीं कर रहा है, टाइमली रिसोर्स नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोजेक्ट है हार्डवेयर डेवलपमेंट का बहुत आई गेस स्लो हो गया। ठीक है, वो टारगेट को मीट नहीं कर पा रहे। फ्यूचर विजन ऑन द अदर हैंड, उन्होंने आर्ग्यू करा कि नेस्टेक का जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो पूरा प्रोग्राम है वो बिहाइंड द शेड्यूल चल रहा है, वो टारगेट नहीं कंप्लीट कर पा रहे, इसीलिए जो पूरा जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टेक ने क्लेम करा रिसोर्स एलोकेशन ढंग से नहीं हो रहे, इसलिए हार्डवेयर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। फ्यूचर विजन ने क्लेम करा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिहाइंड चल रहा है अपने शेड्यूल से, टाइमली वो कंप्लीट नहीं कर रहा, इसीलिए जो भी प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम है वो हो रहा है कंप्लीशन के लिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड हुआ इंटेलेक्चुअल property right. Intellectual property right dispute arise regarding the ownership of the intellectual property created during the collaboration. Nestec believes that the software platform should be exclusively owned by them, while Future Vision argued that the integrated system, including the software and hardware, should be co-owned. जब उनका प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया, ठीक है, तो दोनों ही पार्टी ने क्लेम करा, नेक्स्टेक ने क्लेम करा कि जो सॉफ्टवेयर का जो भी सारा प्रॉफिट रहेगा, जो भी क्लेम रहेगा उसको डेवलप करने का, वो उनके पास में होना चाहिए, जबकि फ्यूचर विजन ने क्लेम करा कि दोनों ने ही मिलकर प्रोडक्ट बनाया है, तो आप
50-50 सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर के अंदर दोनों को जो भी क्लेम है प्रॉपर्टी का वो आप डिवाइड करो, ठीक है। Last आया cultural difference. The companies has a different corporate culture which led to misunderstanding, communication background. Next tech aligning and flexible approach to software development clash with future version structure and hierarchical process for hardware manufacture, ठीक है। कल्चरल डिफरेंस क्या आया, नेक्स्ट टेक बहुत ही फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ में काम करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, जबकि फ्यूचर वर्जन एक हाइकरी रहती है उसके अंदर की, लेट्स से मैनेजमेंट लेवल, देन एम्प्लॉयज लेवल एंड देन द लोअर लेवल। एक स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर के साथ में फ्यूचर विजन काम करता है हार्डवेयर को डेवलप करने के लिए। तो दोनों का ही कल्चर क्लैश हुआ जिसकी वजह से कंपनीज के अंदर प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ, ठीक है। 5 मिनट है, एक बार का पढ़ लो सारा, देन वी स्टार्ट विद द अनदर वन, ठीक। एक बार ढंग से पढ़ लेना, इसी से ही आपका आंसर आएंगे, ओके। डन। सबने पढ़ा समझा थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है वहां पे? कुछ डाउट है कहीं पे तो पूछ सकता है इसके अंदर, ओके। स्टार्ट करें फिर क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन आ गया रिसोर्स एलोकेशन को लेकर। What step can a next tech and future vision can take to address the resource allocation issue fairly and ensure the project stay on the track?
अब रिसोर्स एलोकेशन में कोई बता सकता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ अराइज हो रही है? क्या एक्चुअली में सिर्फ रिसोर्स एलोकेशन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है या कुछ और प्रॉब्लम वहां पर? कौन बता सकता मैम नेक्स्ट स्टेप का जो शेड्यूल है काफी पीछे चल रहा है, इसलिए वो भी डिले कर रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम है। है? लाइक दोनों ही एक दूसरे के शेड्यूल से डिले कर रहे हैं, राइट? जी यस मैम। मेन जो प्रॉब्लम है वो यहाँ अराइज हो रही है चेक करने का। ठीक है, हमने क्या बोला था, जब आप एग्रीमेंट आते हो, पार्टनरशिप के अंदर आते हो आप, तो आप कंटिन्यू आपका जो भी परफॉर्मेंस है उसको आप चेक करते हो। यहाँ पे देख के लग रहा है दोनों को कोई भी आइडिया है कि दूसरा क्या कर रहा है रिसोर्स एलोकेशन के अंदर। दोनों ही एक दूसरे पे क्लेम कर रहे हैं, बट कैन दे क्लियरली सेज कि हाँ यही प्रॉब्लम है? सिंपली दिख रहा है दोनों के क्लेम्स हैं, इसका मतलब दोनों को ही आइडिया नहीं है कि जो प्रोजेक्ट्स है वो कैसे वर्क कर रहा है या क्या क्या प्रॉब्लम्स वहां पे अराइज हो रही है। ठीक है, तो रिसोर्स एलोकेशन के अंदर प्रॉब्लम मेन अराइज हुई प्रॉपरली चेक ना करने की वजह से। आपने प्रॉपरली चेक नहीं करा, इसलिए ये प्रॉब्लम अराइज हुई, जिसकी वजह से क्लियर भी नहीं हो पा रहा है। तभी तो दो सेपरेट क्लेम्स आ रहे हैं उसकी वजह से, तभी तो दो क्लियर भी नहीं हो पा रहा कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर है। ठीक है, तो रिसोर्स एलोकेशन का सोल्यूशन क्या रहेगा? कौन बता सकता है? मैंने रीजन बता दिया कि उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, दोनों ही जनों को पता नहीं है कि एक्चुअल में क्या चल रहा है वहां। दैट्स व्हाई दो अलग अलग सेपरेट क्लेम्स आए हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। राइट, करेक्ट। आप मीटिंग अरेंज करवा सकते हो, आप ट्रैक कर सकते हो आपके प्रोडक्शंस को या जो भी आपकी ऑपरेशन एक्टिविटीज चल रही है, आप कंटिन्यू उनको ट्रैक करके ही इस चीज को सही कर सकते हो। क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन भी अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है तो कितना रिसोर्स चाहिए, कितना मतलब एक्चुअली में रिक्वायर्ड है, ये चीज कैसे असेस करोगे आप? जब सारी चीजें आप ट्रैक करो। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर सिंपली आप ये दे सकते हो कि आप सिंपली मीटिंग बिठाओ और परफॉर्मेंस को, जो भी आपका ऑपरेशन का एक्टिविटी है उसको ट्रैक करके एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करो। ठीक है, परफॉर्मेंस ट्रैक होगी तो कन्फ्लिक्ट भी रेज्यूल हो जाएगा, रिसोर्स का भी प्रॉब्लम कम कम खत्म हो जाएगा, क्योंकि पता चल जाएगा कि कितना रिसोर्स किसको देना है किसको नहीं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सबको? पता चला ना मैंने ऐसा क्यों बोला कि ट्रैक करो परफॉर्मेंस को, राइट? ओके, नेक्स्ट आ जाता है, हाउ शुड द कंपनीज अप्रोच द आईपी राइट डिस्प्यूट टू रीच म्यूचुअल बेनिफिशियल एग्रीमेंट? अब देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ठीक है, दोनों ही कंपनी सेपरेटली क्लेम कर रही है अपने अपने चीजों के लिए। ठीक है, सेपरेटली नहीं, सॉरी, नेक्स्ट टेक तो सिर्फ सॉफ्टवेयर को क्लेम करना चाहता है प्रॉपर्टी के अंदर, जबकि फ्यूचर विजन क्लेम कर रहा है जो भी सिस्टम है पूरा जैसे बना है प्रॉपर प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट पे ही हाफ एंड हाफ वो होना चाहिए ओनरशिप, ना कि सिर्फ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को। सो व्हाट इज द करेक्ट वे टू अप्रोच दिस? कैसे आप आपका जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी नजर के अंदर सही है? कौन बताएगा? आदित्य, यू देयर? Yes, ma'am. कैन यू टेल मी आप कैसे इस चीज को अप्रोच करोगे? सिंपली, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, ये मान के चलो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके अंदर दो चीजें इंक्लूडेड है, एक सॉफ्टवेयर है और एक हार्डवेयर है। एक जना बोल रहा है मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लेम करना चाहता हूँ, जबकि दूसरा जना बोल रहा है कि प्रोडक्ट हमने दोनों ने मिलकर बनाया है तो उसमें आधी आधी पार्टनरशिप होगी, ना कि सॉफ्टवेयर की और हार्डवेयर की। व्हाट इज द बेटर वे टू टैकल दिस? मैम दोनों का हाफ हाफ होना चाहिए, क्योंकि दोनों अगर जॉइंट वेंचर में आए तो ऑब्वियसली दोनों ने सेम एफर्ट्स पुट किए, सेम। और इधर ये भी कहा था कि इक्वल फाइनेंशियल हेल्प मतलब कंट्रीब्यूशन हुआ है, तो उस बेसिस पे अगर हम देखें तो दोनों को को ओन करना चाहिए वो चीज। एग्जैक्टली, आप यही चीज करोगे कि अगर प्रोडक्ट आपने मिलकर डेवलप करा है, आप सेपरेटली आपकी जो भी टेक्नोलॉजीज है उस पर आप प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकते हो, तो उसका बेटर अप्रोच यही रहेगा कि आप
प्रॉपरली उसको 50-50% के अंदर को ओन करो। ठीक, सेकंड क्लियर हुआ क्या चीज सॉल्व हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, एक और चीज इससे निकल के आती है वो मैं आपको बता देती हूँ, लाइसेंसिंग का। ठीक है, लाइसेंसिंग क्या होता है कि कंपनी अपने अपने टेक्नोलॉजीज पे लाइसेंस लगा सकती है एंड देन दे कैन जस्ट सिंपली उसको मान लो कि हाँ एग्री कर सकती है कि ये हमारा लाइसेंस है, इसके ऊपर सॉफ्टवेयर के ऊपर हमारा लाइसेंस है, हार्डवेयर के ऊपर हमारा लाइसेंस है, लेकिन हम हमारे पार्टनरशिप के चलते आपको इस टेक्नोलॉजी का यूज करने दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ओनरशिप तो मेंटेन हो गई, लेकिन इंफॉर्मेशन के अंदर या काम करने के अंदर भी उसमें प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, दो हमने इसके अंदर निकाले थे। फर्स्ट हो गया हमारा 50-50 कि कोई भी टेक्नोलॉजी को सेपरेटली क्लेम ना करके पूरे प्रोडक्ट को ही 50-50 के अंदर क्लेम करें। सेकंड हो जाता है लाइसेंसिंग का कि आप लाइसेंसिंग करवा सकते हो आपकी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी को लेकर एंड देन आप एग्री कर सकते हो कि हमारे पार्टनरशिप के चलते हम एग्री कर रहे हैं, आप हमारी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, जिससे ओनरशिप है दोनों सेपरेटली भी मेंटेन हो जाती है और उनके काम के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, हम यहाँ एग्जिट स्ट्रैटेजी में भी तो हम लोग पहले से स्टेट कर सकते हैं कि हाँ अगर हम एग्जिट करेंगे तो क्या क्या उसकी बेस होना चाहिए कि हाँ इस पे एग्जिट कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल आप स्टेट कर तो सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट होना। राइट, आप कर सकते हो। एग्जिट स्ट्रेटेजी के मतलब ही वही रहता है, आप लिमिट सेट कर सकते हो। वो लिमिट ओनरशिप पर भी आती है कि किस टाइप की हम हमारा लाइसेंसिंग रहेगा उसके ऊपर, हमारे सॉफ्टवेयर का, हमारे हार्डवेयर का, एंड वी सिंपली गोना एग्री कि आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ओनरशिप क्लेम करी तो हमारा पार्टनरशिप है वो टूट जाएगा। तो सिंपली वो एग्जिट स्ट्रेटेजी के अंदर भी ये चीज आ सकती है। करेक्ट है। नाउ लास्ट इज कल्चरल डिफरेंस। कौन बताएगा? अपार्ट फ्रॉम हार्दिक कौन बताएगा? सृष्टि? कल्चरल डिफरेंस का प्रॉब्लम हमारे पास में है। ठीक है, एक बार का आप अपना माइक ऑन करके मैं आपको बता देती हूँ, कॉर्पोरेट का कल्चर अलग अलग है। ठीक है, एक थोड़ा फ्लेक्सिबल होके काम करता है और एक थोड़ा सा रिजिड स्ट्रक्चर के अंदर काम करता है। ठीक है, प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, कल्चरल स्ट्रेटेजीज अडेप्ट कर सकते हैं। कल्चरल स्ट्रेटेजीज कैसे अडेप्ट हो सकते हैं? लाइक कुछ चीजें आप फ्लेक्सिबल करो, कुछ चीज स्ट्रक्चर करो, ऐसा। सृष्टि आप सिंपली माइक खोल के भी बता सकते हो, इतना टाइप करोगे तो टाइम हो जाएगा उसका, इसलिए आप भी आसानी से एक्सप्लेन कर पाओगे। मैम कल्चरल एक्टिविटीज और स्ट्रेटजीज जो भी डिफाइन की गई हैं एग्रीमेंट में उसके डिफरेंसेस सॉल्व कर सकते हैं जैसे। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एग्जाम्पल आप क्रिएट कर सकते हो उसके लिए। कल्चरल एक्टिविटीज की स्ट्रेटेजीज तो आपने बोल दिया, लेकिन कुछ तो एग्जाम्पल होगा उसका कि कैसे आप उसको परफॉर्म कर सकते हो। लेट्स से प्रॉब्लम आ रहा है, एक एम्प्लॉय बहुत कंफर्टेबल होके फ्लेक्सिबल होके काम कर रहा है और एक जो है वो दिन भर बैठ के अपना कमर तोड़ रहा है, और दोनों ही बोल रहे हैं कि एक बोल रहा है काम नहीं कर रहा है, दूसरा बोल रहा है बहुत ज्यादा काम कर रहा है। तो उस चीज को कैसे हैंडल करोगे आप? मैम एक जनरल और मतलब रेगुलर मीटिंग करवा सकते हैं जिसमें वो अपना पॉइंट बोल के समझा सकते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। करेक्ट, आप सिंपली एक मीटिंग अरेंज करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज होती है आप ट्रेनिंग करवाते हो। जो भी आपकी टीम रहती है, हमेशा अडॉप्शन के लिए आप ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हो, अलग अलग जो भी एक्टिविटीज होती है वो आप कंडक्ट करवाते हो, जिससे जो आपके एम्प्लॉयज है वो यूज टू हो जाए एक दूसरे के साथ में काम करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट, ट्रेनिंग के अंदर आप एक फिक्स स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो, कितना उसको फ्लेक्सिबल रखना है, कितना उसको रिजिड रखना है, जिससे दोनों ही जो एम्प्लॉयज है वो मिलके काम कर सकते हैं। डन है, सबको क्लियर है ये? ओके।
ठीक है, तो सिंपली छोटी सी हमारे पास में ये क्वेश्चंस थे, ये इनके आंसर्स है जो प्रॉपरली अगर आप चाहते हो तो एक बार का स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैंने टू बी ऑनेस्ट थोड़े से ढूंढ कर ही निकाला है कि जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम होता है वो क्या हो सकता है इसका। तो मैंने सोचा अगर एक्सपेक्टेड आउटकम या बेस्ट पॉसिबल आउटकम अगर आपके सामने एक बार का मैं कर दूं, सो यू नो कि ऐसे ऐसे भी आप स्ट्रेटेजीज डेवलप कर सकते हो। ठीक, देन क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है केस स्टडी में या किसी भी कुछ में, हमारे प्रॉपर पूरे इसमें टॉपिक में? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ब्रीफ करना स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन थैंक यू मैम। एंड गुड नाइट। Thank you, ma'am.